कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज आप लोगों को बैकग्राउंड वॉइस परेशान नहीं कर रही होगी, है ना? क्योंकि अब मैंने सारा वो बैकग्राउंड वॉइस का इंतज़ाम हटा दिया है। ठीक है, अब आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो हम लोग अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव में, ठीक है, आज डे 44 पर आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को जैन बुद्ध तक सारी चीज़ों मतलब एंशियंट हिस्ट्री में जैन धर्म और बुद्ध धर्म तक सारी चीज़ों को पढ़ाया और कवर भी करवाया। आज आप लोगों का टेस्ट की बारी है। ठीक है, तो आप लोगों ने जितना जैन और बुद्ध धर्म से पढ़ा है, ठीक है, उससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग अपना स्कोर कार्ड, ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक, तो इतना आप लोग करोगे। ठीक है, रही हम लोगों के रोज़ की तरह एक करंट अफेयर और एक मैपिंग के टॉपिक का क्वेश्चन जो हम लोग लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोग उस करंट अफेयर और मैपिंग के टॉपिक को तैयार भी करते हो। ठीक है, तो करंट अफेयर में आप लोगों को आज पढ़ना है आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई का आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, और पैसा कहाँ से कहाँ जाता है, मतलब कहाँ खर्च होता है और कहाँ से आरबीआई की आय और व्यय का पैमाना जो है वो चलता रहता है। तो आप लोगों को आरबीआई के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आरबीआई से लेकर आरबीआई के पैसे के आवागमन से लेकर 2025, ठीक है, 2024 और 2023, ठीक, इन तीनों सालों में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी एक के बाद एक करके। सिर्फ क्या बदलाव था, क्वेश्चन को पूछने के तरीके में ही सिर्फ बदलाव था, बाकी टॉपिक आरबीआई ही था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं यकीन है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते ही होंगे। आज से आप लोगों के यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने दिन बचे हैं? आज से आप लोगों के यूपीएससी प्रीलिम्स में 63 दिन बचे हैं। ठीक है, एक एक दिन मुझे याद है आप लोगों के एग्ज़ाम्स का, एक एक टॉपिक याद है। ठीक है, आप लोगों को कैसे पढ़ाना है बस ये भी याद है। ठीक है, बस ये है कि हम लोग को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है आप लोगों को देने के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ पर्सनल इशू रहते हैं, कुछ काम रहता है ना, घर में भी सब काम रहते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आप पूरा यकीन करिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को बेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बहुत छोटी है और मेरा जो प्रयास है वो बहुत कम बच्चों तक हो पाता है, बहुत कम बच्चों तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करोगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे भी और बहुत ज़्यादा बच्चों को यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई भी करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं सब बातों को एंड करते हैं और अब आप लोग अपना स्कोर कार्ड लिखने के लिए तैयार हो जाओ, क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। आप लोगों के सामने एक के बाद एक क्वेश्चन आएगा जैन और बुद्ध धर्म से रिलेटेड, और आप लोगों को उससे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो ना? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, अब सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। मैंने आंसर को बिगाड़ दिया है, आंसर है आप लोगों के सामने ही, लेकिन वो मैंने अभी बिगाड़ रखा है। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दोगे तो मैं शो कर दूंगी। ठीक है, थोड़ी बहुत चीटिंग मैं भी कर लेती हूँ। चलिए, ठीक है, देखो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से देने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को सब पढ़ा रखा है, आप लोगों का सब पढ़ा, और अगर मैंने नहीं भी पढ़ाया है तो आप लोगों ने जैन और बुद्ध, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा इसमें जुड़ा होगा जो जैन और बुद्ध पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना? सब पढ़े, सब इसको पढ़े होंगे, सब लोग जानते भी होंगे। कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे देने की कोशिश करिए। और ये क्वेश्चन MPPSC स्पेशल, ठीक है, का प्री के एग्ज़ाम में 2004 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, अब मैं इसका आंसर आप लोगों को दिखाया भी दे रही हूँ और आप सभी लोग मैच करके अपना स्कोर कार्ड लिखोगे। ठीक है, देखो डेली बेसिस पर जो मैं क्वेश्चन दूं आप लोग तो उसका अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जो मैं बात बोलूँ या पूछूं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो। ठीक है, जिससे थोड़ा मतलब पता चले कि डेली बेसिस पर बच्चे कौन से जुड़ते हैं, है ना? तो मुझे भी ये जानना है, मेरे अंदर ये क्रियोसिटी है ना। चलिए, तो मैं आप लोगों का आंसर दिखा दे रही हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या है? 563 ईस्वी पूर्व। आप सभी लोगों को दिख गया होगा। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के लुम्बिनी,
ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि शाह के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है, उनके पिता शाह के वंश के नेता थे शुद्धोधन। ठीक है, और उनकी माँ कोलियान वंश की माया देवी। ठीक ठीक है ना। और जब वह 29 वर्ष के थे तब उन्होंने चन्ना, ठीक, चन्ना के साथ अपने घोड़े कंटक पर घर छोड़ दिया था, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन से अवगत हो चुके होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी का इंतजार करो सब लोग। आंसर तो नहीं दिखेगा आज किसी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो? चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? ठीक है, किस वंश से संबंधित थी? पहला ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, शाक्य वंश, दूसरा माया वंश, तीसरा लिच्छवी वंश और चौथा कोलीय वंश। यूपीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में ये पूछा गया है। ठीक है, सब लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। अब मैं आंसर आप लोगों के सामने शो किए दे रही हूँ। ठीक है, और चीटिंग मत करना। ठीक है, जो टाइप कर चुका है वो वही टाइप करेगा, दोबारा देखने के बाद बदल मत देना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कोलीय वंश। ठीक है, मैंने सब जगह से कोलीय वंश मिटा रखा था जिसमें आप लोग कहीं भी देख ना पाओ। चलिए, तो कोलीय वंश इसका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक, मज़ा आ रहा है ना? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ठीक है, मतलब निर्वाण जो है वो बौद्ध धर्म में उसकी निर्वाण शब्द की व्याख्या कौन सर्वश्रेष्ठ करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ये तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ठीक है, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, ठीक है, परमानंद एवं विश्वास की स्थिति, और डी धारणातीत मानसिक व्यवस्था। ठीक, यूपीएससी 2013 का क्वेश्चंस ये है, तो आप लोग सभी लोग देने की कोशिश करो इसका आंसर जल्दी, और कोई चीटिंग नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर आप सभी लोग अब देख सकते हो, इसका आंसर ए सही है। और सभी लोग मिला के मुझे कमेंट बॉक्स में एज इट इज़ इसका आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, शमन का मतलब क्या होता है? शमन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दबाव करना। ठीक है, मतलब रोक देना। तो तृष्णा रूपी अग्नि का, तृष्णा मतलब क्या है? मतलब क्या वो जलन वलन बोलते हैं ना, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, जो ईर्ष्या होती है उसको तृष्णा बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन जो बौद्ध धर्म में मानता है कि इच्छा यानी कि दुख की ओर ले जाती है। ठीक है, यहाँ पे तृष्णा इच्छा को जोड़ा गया, तो इच्छा भी तृष्णा का ही रूप है। ठीक है, बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य निर्वाण तक पहुँचना है, जो दुख पीड़ा और सुख से मुक्ति का स्थान है ना। और निर्वाण शब्द का अर्थ, निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो बुझा हुआ। ठीक है, जिसे इच्छा की जलती हुई ज्वाला के अंत के रूप में देखा जा सकता है, इसलिए विकल्प ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उसके लिए भी तैयार रहना। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन पूछा है, और तीनों के स्कोर, तीनों के क्वेश्चन के सामने आंसर लिख के, ठीक है, रख के रहना। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर सामने रख के, लिख के रख देना, और लास्ट में सब कमेंट बॉक्स में एक साथ टाइप कर देना। ठीक है, चलो देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? ठीक है, तो ये सभी को पता होगा। आई होप सभी लोग इसका आंसर देने की भी जल्दी जल्दी कोशिश करो। पहला लुम्बिनी, फिर सारनाथ, नेक्स्ट पाटलिपुत्र और वैशाली। यूपीपीएससी, बीपीपीएससी, है ना, इन सब के एग्जाम में देखो कभी ना कभी पूछा ही गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करो। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सभी को पता ही होगा। ठीक है, मतलब मेरा मानना है कि आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी आप लोगों को दिख भी रहा है, ये मैं मिटाना ही भूल गई। देख भी लिया होगा किसी ने। चलिए, तो सारनाथ इसका सही विकल्प हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग उससे अवगत भी हो, आई होप। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन भी था ये, तो इसको वैसे छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, और छुपा सके भी नहीं, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, 7 करोड़ का। मजाक कर रहे हैं। ठीक है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित थी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए पार्श, दूसरा नागार्जुन, तीसरा शूद्रक, चौथा वसुमित्र। ठीक है, यूपीएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पुराना है पर पैटर्न आप लोग समझ सकते हो कि तब क्या पूछा जाता था और अब क्या पूछा जाता था। इसी बेसिस पर तो हम लोग पैटर्न की पहचान करते हैं। तो उस टाइम पर ये पैटर्न था, मतलब नामों को पूछा जाता था, बौद्ध संगीतियों की अध्यक्षता के नामों को पूछा जाता था। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए।
तो इसका आंसर आई होप आप सभी ने लिख दिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, मैं आप लोगों को शो भी किए दे रही हूँ। ठीक है, वसुमित्र ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण राजा के कनिष्क के सहयोग से कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और वसुमित्र परिषद के प्रमुख नेता थे और अश्वघोष उनके सहायक थे। इस परिषद ने बौद्ध धर्म को दो समूहों महायान और हीनयान में विभाजित भी कर दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, क्योंकि अब आज मुझे जल्दी से क्वेश्चंस आप लोगों के ये कंप्लीट करवा के जैन और बुद्ध धर्म से, ठीक है, आगे मौर्य वंश को भी कंप्लीट करवाना है आज का आज ही। ठीक है, तो सेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, बुद्ध में देवत्व रोपण है ना, और दूसरा बोधिसत्व के पथ पर चलना, और तीसरा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ठीक है, अब उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता, अब क्वेश्चन थोड़े टफ आएंगे तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान भी रखना। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म की है। ठीक है, महायान और हीनयान दोनों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग सोचो थोड़ा। बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से देने की कोशिश करो। तो चलिए अब मैं आंसर आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ और सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लेना। ठीक है, तो इसका आंसर डी मतलब ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी सही हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, क्योंकि महायान बौद्ध धर्म की एक जो शाखा है उसमें कौन कौन सी, बुद्ध को देवत्वरोपण, बुद्ध में देवत्वरोपण भी किया गया है, बोधिसत्व के पथ पर चलना भी बताया गया और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान को भी बताया गया है। महायान बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म सिखाता है कि बुद्ध के पास विशेष रूप की शक्तियाँ हैं और वे दिव्य हैं और वे कई रूपों में प्रकट होते हैं। ठीक है, यह बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण करता है, जो प्रबुद्ध प्राणी हैं और जो अपने लिए मोक्ष की तलाश करने के बजाय दूसरों से मदद करना चुनते हैं। ठीक, महायान बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों को प्रोत्साहन भी करता है। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने था। ठीक है, अब आप लोग खुद अपना आकलन कर सकते हो कि आप लोगों ने कितना पढ़ा और कितना समझा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सब पढ़ाया और सब करवाया और सारे पीवाईक्यू भी आज सॉल्व करवा रही हूँ। आप लोगों से सिर्फ एक काम बताया था मैंने, रिवीजन करने का। ठीक है, और जो बच्चे करते रहे होंगे आज उनको क्वेश्चन में परेशानी नहीं उठानी पड़ रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों से बस इतना ही कोशिश है कि अगर आप लोग दिन भर में प्रीलिम्स पास आ रहा है ना, तो 6 घंटे जीएस को देते होगे। ठीक, तो उसमें 4 घंटे पढ़ने को दो और 2 घंटे प्रीवियस रिवीजन को दो। ठीक है, उसके बाद मतलब अब वीडियो के बीच में ये बताना नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोग सुन लो एक बार, ध्यान दे दो, है ना। और दूसरा 3 घंटे, मतलब 3 घंटे कोई करता नहीं है, पर मेरी समझ से आप लोग कर लो। ठीक है, 3 घंटे सीसेट को दे दो। ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला जाएगा कोई बात नहीं, पर वहाँ एग्जाम हॉल में उस दिन तो नहीं पछताना पड़ेगा कि सीसेट के 1 या 2 नंबर की वजह से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि कॉपी तो पहले इसी की चेक होती है, बाद में इसकी बारी आती है ना। और ये 9 घंटे हो गए, 1.5 मतलब 1.5 घंटे आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों को दिनचर्या में बता दे रही हूँ। ठीक, और 1.5 में आप लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू या टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो और एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इतना आप लोग पढ़े ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई रोक पाएगा। ठीक है, और मेरा बताने का मतलब मन किया क्योंकि आप लोगों को मैं अपना ही समझती हूँ। ठीक है, तो बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए भी था। चलिए अब इस क्वेश्चन से क्वेश्चन मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इसके सारे आंसर नीचे की स्लाइड पे लिखे हैं, अब साइड में आप लोगों को नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा काशी या वाराणसी में। क्वेश्चन कौन सा है, अरे यार इसका तो आंसर यहीं पर लिखा है। ओ शिट, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आर ओ में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, मेंस में 2014 में, तो ये वैशाली, खैर आप लोगों को ये पता भी होगा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक, जो कि संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। मतलब ये किस लिए होता था ये आप लोगों को बताना है। दूसरा, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था।
तीसरा, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र पहना दिए जाते थे। ठीक है। और डी, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए एक निश्चित आवास चुनते थे। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से देने की कोशिश करो। ये देखती हूँ, ये 2002 में यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता दे रही हूँ, आप सभी लोग मिला लेना। ठीक है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लो। ठीक है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर उस पवरन से था। ठीक है। साल के 4 महीने के अनुयायी, है ना, 4 महीने के अनुयायी बुद्ध महाविहार में रहते थे। जैसे ही वर्षा का ऋतु समाप्त होती थी, वे एक समारोह के साथ फिर से शुरू होकर, जिसे पवाराना कहा जाता था, उसमें भाग लेते थे। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। ठीक है। ये रहा आपके पास आप लोगों के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र का पाठ। दूसरा, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। तीसरा, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ था। और चौथा, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। 2020 के पीवाईक्यू में पूछा गया यूपीएससी में। आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सभी लोग जिसने जो भी अपने मन से दिया होगा, ठीक है, वो मिला लेना। और मुझे स्कोर कार्ड तो चाहिए ही चाहिए आप लोगों का। ठीक है। प्लीज़ देना, मतलब ऑर्डर नहीं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, दे देना क्योंकि मुझे देखना है आप लोगों में से कितने लोग मतलब डेली वीडियो देख रहे हो। ठीक है। तो सी इस तक का सही ऑप्शन हो जाता है। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। ठीक है। बौद्ध धर्म में परमिता का अर्थ होता था पूर्णता। जैसे ही कोई बुद्ध बनने की कोशिश करता था, परमिता ऐसे गुण थे जिन्हें उन्हें अपने कर्म और क्लेशों को शुद्ध करने और बोधिसत्व बनने के लिए विकसित करना होगा। ठीक है। 6 पारमिताएं बताई गई। इसमें उदारता, अनुशासन, धैर्य, परिश्रम, ध्यानपूर्ण और एकाग्रता और ज्ञान। मतलब ये नॉर्मल इंसान को भी अपने अंदर विकसित करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भगवान बुद्ध की पूर्णिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। ठीक है। तो ऑप्शन ए, मार पर दृष्टि रखने पर अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। और दूसरा, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ठीक है। तीसरा क्या है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ठीक। ऑप्शन डी, चौथा क्या है, इस संदर्भ में दोनों, मतलब चौथा दोनों ए और बी सही है। ठीक है। ए और बी सही है। ठीक है। तो ये 2012 का आप लोग देख रहे होगा क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका आंसर क्या हो, इसका आंसर ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाता है। आप सभी लोग अब मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान था। ठीक है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए देखा गया बुद्ध को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, श्रमण और उपासक। ठीक है। उसके सामने क्या है, परित्यागी और भ्रमणकारी, उच्च पद प्राप्त पुजारी और बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही सुमेलित हैं। ठीक है। तो केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल मतलब 1, 2 एंड 3। ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है। तो एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। ठीक। जिसने भी जो भी दिया है एक बार मिला लीजिएगा। ठीक। 2020 का पीवाईक्यू है। ठीक है। ऑप्शन बी 1 एंड 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है। क्योंकि उपासक वे लोग होते थे जो बौद्ध धर्म का पालन करते थे, लेकिन भिक्षुओं की तरह नहीं करते। फिर परिव्राजक उन पुरुष भिक्षुओं का नाम है जो घूमते रहते हैं और एक स्थान पर नहीं रहते हैं। भिक्षु यानी कि परिव्राजक दूसरा नाम है। ठीक है। फिर श्रमण जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवकवाद, ये गलत लेके आए। ठीक है।
ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, नहीं ये भी गलत लिखा है, एक मिनट। आजीवकवाद, ठीक है। आजीवकवाद सहित कुछ तपस्वी परंपराओं में घूमने वाले साधु का दूसरा नाम था, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो एनर्जी तो नहीं लो हो गई अभी तक, ठीक है। सब लोग मतलब अच्छे से कर पा रहे हो। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 का है। मतलब अटेम्प्ट करो, गलत करो या सही करो, ठीक है। जब गलत करोगे आज यहीं पर जितनी गलती करनी है कर लो, ठीक है। यहाँ पर जितना सब जो कुछ सीखना सीख लो, वहाँ पर मत करना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर गलत करने की कोई सज़ा नहीं, वहाँ पर गलत करने की क्या सज़ा होगी, 1 साल आप लोग फिर से पीछे आ जाओगे। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनका आखिरी साल होता है, ठीक है। तो आई होप समझ रहे होगे आप सभी लोग, ठीक। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी। और तीसरा, महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित भी किया था, ठीक है। तो ऑप्शन में से कौन से सही हैं, 1 and 2, 2 and 3, ठीक है। और केवल 3 या फिर 1, 2 and 3, ठीक। 2020 का PYQ है, ठीक। मैं आप लोगों को अभी इसका आंसर शो कर दूंगी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, 2 and 3, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो 2020 का PYQ। और स्थिरवादी हीनयान बौद्ध धर्म का हिस्सा है, ठीक है। और लोकोत्तरवादिन समूह महासांगिक बौद्ध धर्म का एक शाखा थी। और महासांगिकों द्वारा बुद्ध की पूजा करने से महायान बुद्ध धर्म का उदय भी हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, ठीक है। तो ये 2018 के UPSC प्रीलिम्स PYQ में पूछा गया है। और इसका आंसर मैंने जानबूझ के आप लोगों के सामने रखा है कि आप लोग देख लो, ठीक है। एक के बाद एक का क्वेश्चन दे रहे थे इसलिए रख दिया है। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैम इजी क्वेश्चन सामने दे देती हैं और कठिन पूछ लेती हैं, है ना। तो ऑप्शन ए क्या है, अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय और डी पद्मपाड़ी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी दिख ही रहा है आप लोगों को, ठीक। मैत्रेय जो कि भावी बुद्ध हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने थोड़ा सा कठिन है इसलिए आंसर छुपा लिया है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग में बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग में चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबन करता है, ठीक है। कौन से सही हैं, ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1 and 2 and 3, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से देने की कोशिश करो फिर मैं दिखा दूँ आप लोगों को आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 2 and 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, बोधिसत्व बोधि ज्ञान और सत्व सार या आत्मा से बना है। या महायान बौद्ध धर्म का उद्देश्य और आदर्श है, ठीक। महायान बौद्ध केवल खुद को दर्द से बचाने के लिए आत्मज्ञान तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अन्य जीवित चीज़ों की मदद करने के लिए दयालुता की भावना से भी प्रयास करते हैं। वे पूरी तरह से प्रबुद्ध होने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे सभी जीवित चीज़ों को ऐसा करने से सहायता कर सकें, ठीक है। इसका मतलब कथन 1 रॉन्ग है और 2 and 3 इज़ द करेक्ट, ओके, ठीक है। फिर आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन फिर से आ गया जो बहुत छोटा है, बहुत इजी है और लेकिन 2017 के PYQ में पूछा भी गया है, तो सीरियस लेना, ठीक है। बोधिसत्व पद्मपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है, जो कहाँ पर है, अजंता में है, बादामी में है, बाग में है या एलोरा, ये सारी गुफाएं हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर लिखा है और इसका आंसर अजंता इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और किस रूप के लिए जाने जाते हैं। तो आर्यदेव जैन विद्वान थे, दिक्नाथ बौद्ध विद्वान हैं, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान हैं। और उपर्युक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं। केवल कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, या फिर केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म या सभी 3। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है, केवल 2 युग्म, ठीक है।
और 2022 का यूपीएससी का पीवाईक्यू है। आप लोग देख लेना कि कितनी ज़्यादा रेलेवेंसी है सेशन की आप लोगों के पास। ठीक है, केवल 2 युग में सही हो जाते हैं। आर्यदेव बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। ठीक, दिक्नाग बौद्ध विचारक थे, उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। ठीक है, फिर नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, इन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है इन्हें, नाथ मुनि को। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये और क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस और हैं, कहिए तो अभी डिस्कस करें या फिर अब क्वेश्चन रहने दें, अब टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चंस इतने हो गए। अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के साथ कवर करवा दूंगी। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आ चुके हैं, मौर्य काल। ठीक है, तो अब मौर्य प्रशासन प्रीलिम्स और मेंस के लिए देख लेना कितना इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी पॉइंट बताए जा रहे हैं आप सभी लोग उसको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक, मौर्य शासन का अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था माना गया, यानी कि हाईली कंट्रोलाइज्ड व्यवस्था मानी गई है मौर्य शासन का। ठीक, अब इसके राजा के बारे में अगर हम लोग बात करें मौर्य शासन के, ठीक है, तो शासन का सर्वोच्च अधिकारी और न्याय का अंतिम स्रोत मौर्य काल के राजा को माना गया है। ठीक, अब मौर्य काल के सप्तांग सिद्धांत मौर्य काल के क्या है? 7 अंग। पहला सिद्धांत में क्या आता है? स्वामी यानी कि राजा, दूसरा अमात्य मंत्री, तीसरा जनपद क्षेत्र यानी कि जनसंख्या, चौथा दुर्ग जो जिसको किला बोलते हैं, पांचवा कोष यानी कि खजाना, छठा क्या है? दंड यानी कि सेना, और पांचवा और सातवां मित्र। ठीक है, तो अब पहले मौर्य शासन की आप लोग राजा वजा पहले अभी छोड़ो, पहले अब सप्तांग सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी गए। तो अब सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग आप लोग एज इट इज याद रखोगे क्रम वाइज। सबसे ऊपर राजा, फिर अमात्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, फिर दंड और फिर मित्र। ठीक है, तो ये 7 अंग हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखोगे। उसके बाद तीर्थ की अगर हम लोग बात करें तो प्रशासन के 18 के शीर्ष अधिकारी मुख्यतः पुरोहित और सेनापति और युवराज। ठीक, तो ये प्रशासन के शीर्ष तीर्थ थे। ठीक, अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो विभिन्न विभागों के प्रमुख कुल 27 अध्यक्ष थे, जिसमें सीताध्यक्ष। ठीक, अब ये अध्यक्ष आप लोग याद रखोगे। ठीक, अध्यक्ष कौन था? कृषि विभाग के लिए था। पाण्या अध्यक्ष कौन था? व्यापार और वाणिज्य के लिए था। संस्था अध्यक्ष कौन था? बाजार नियंत्रण के लिए था। शुल्काध्यक्ष कौन था? कर संग्रह करने के लिए था। तो ये 4 तो आप लोग याद ही रखोगे जो 4 दिए गए हैं। ठीक है, 4 अध्यक्ष मतलब 27 अध्यक्ष में से ये 4 अध्यक्ष एज इट इज याद रखोगे। पहला अध्यक्ष जो कृषि विभाग के लिए, दूसरा पाण्याध्यक्ष जो व्यापार और वाणिज्य के लिए, तीसरा संस्थाध्यक्ष जो बाजार और नियंत्रण के लिए, और चौथा शुल्काध्यक्ष जो कर संग्रह के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग मौर्य काल के स्थानीय प्रशासन की बात करें तो साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। ठीक, पहला उत्तरापथ, यानी कि उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? अवंती राष्ट्र शामिल था, फिर प्राच्य पथ शामिल था, और दक्षिणापथ। उसके बाद पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, उसके द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, अब मौर्य काल की अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था यानी कि राजस्व पर मुख्यतः स्रोत था। ठीक है, आप लोग इतना याद रख सकते हो। उसके बाद हिस्सा और बलि था। ठीक है, भाग, 1 मिनट, राजस्व का मुख्य स्रोत था और इसका भाग क्या? उपज का हिस्सा था। ठीक, जो बलि था। ठीक, फिर सीता सरकारी भूमि से होने वाली आय थी। ठीक, सीता जो थी वो सरकारी भूमि से होने वाली आय को सीता बोलते थे। मुद्रा की अगर हम लोग बात करें तो पड़। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। पड़ जो है वो चांदी का मानक सिक्का था जिसको पड़ बोला जाता था, और ये मुद्रा उस टाइम पर प्रचलित थी। ठीक, फिर सिंचाई व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो राज्य जो है वो सिंचाई व्यवस्था करता था। जैसे कि उदारता जूनागढ़ के अभिलेख में के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई व्यवस्था के लिए किया गया है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें तीसरे पॉइंट को डिस्कस करें तो अशोक और उसका धम्म आ जाता है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध कब हुआ है? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के जीवन का मोड़ कलिंग युद्ध को माना जाता है, सभी लोग जानते होंगे, और भारी घोष की जगह पर धम्म घोष को इन्होंने अपना लिया था। ठीक है, धम्म का स्वरूप क्या है? यह कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि एक नैतिक आचार संहिता को ही धम्म का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर
अभिलेख, जो कि इनकी अभिलेखों की भाषा क्या है, प्राकृत है, जो कि आम जनता की भाषा भी थी। ठीक, लिपि क्या है, ब्राह्मणी है जो मुख्य। ठीक है, और फिर खरोष्टी, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में जो इनके अभिलेख हैं वहाँ पर खरोष्टी लिपि का यूज़ किया गया। उत्तर पश्चिम अगर हम लोग भारत के सापेक्ष में देखें तो ये भारत का ऊपर ये वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, और ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम का ये वाला एरिया, ठीक है, आप लोग समझ सकते होगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 13वां शिलालेख जो इनका है वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, और उसके बाद भाब्रू शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म में विश्वास की पुष्टि है। और उसके बाद रोमन देही स्तंभ लुम्बिनी में जो है वो बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा और कर में छूट के उल्लेख भी करता है। ठीक है, तो जितने पॉइंट जैसे डिस्कस करवाए जा रहे हैं उनको वैसे ही आप लोग रिकॉल करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, मौर्य कला। मौर्य कला की वास्तुकला की अगर हम लोग बात करें तो ये दरबारी कला है। ठीक, जिसमें स्तंभ है, एकाश्म है, पत्थर और चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित चमकदार पॉलिश भी किए गए हैं। स्तूप जो बनाए गए हैं वो सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है इसमें। ठीक है, और लोक कला में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति। ठीक, और उसके बाद गुफा की वास्तुकला की अगर हम लोग बात करें मौर्य काल में तो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में अशोक और दशरथ के आजीवक संप्रदाय से निर्मित की गई हैं। ठीक, वो गुफाएं आप लोग देख सकते हैं बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में जो बनी है। ठीक है, फिर अगर हम लोग कूटनीति की बात करें, कूटनीति और गुप्तचर व्यवस्था की बात करें मौर्य काल की, तो कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य आचार्य चाणक्य भी इनको बोलते हैं। अर्थशास्त्र में एक बहुत ही जटिल नेटवर्क इनका बताया जाता है। संस्था क्या है, ये वे गुप्तचर थे जो एक ही स्थान पर टिक कर काम करते रहते थे, जैसे दुकानदार, छात्र, भिखारी के भेष में। ठीक है, उसके बाद संचार में ये घुमंतु और एजेंट थे जो एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं पहुंचाते थे, और महिला गुप्तचर भी इनमें शामिल थी। अर्थव्यवस्था में भिक्षुकियाँ और परिव्राजिका महिला तपस्वी का उल्लेख है, जो अंतःपुर यानी कि महल के अंदर की खबरें लाती है और देती थी किसको, महामात्य महामंत्री जो वहाँ पर होते थे बेसिकली। अब मौर्य काल की बात है तो आचार्य चाणक्य होते होंगे, है ना। अब मौर्यकालीन व्यवस्था की अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अब देखिए यूपीएससी के बारे में क्या, यूपीएससी कौन से टर्म से खेलता है। ये दो तरह की अदालतें हैं थी, यहाँ पर दो तरह की अदालतें थी। पहला धर्मस्थलीय, ठीक है, और जो कि दीवानी मामले से थी। और उसके बाद यहाँ पर क्या था, संपत्ति, विवाह और उत्तराधिकार का काम होता था। और उसके बाद दूसरा कंटक शोधन, जिसमें फौजदारी मामले थे, जिसमें चोरी, हत्या, राज्य के विरुद्ध अपराध, ये सब शामिल किए गए थे। तो अब ये जब यूपीएससी की बात आ ही गई है और बता ही दिया गया है, मैंने लिख ही दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान भी रखोगे। ठीक, धर्मस्थलीय जहाँ पर दीवानी मामले थे, ठीक है, और कंटक शोधक जहाँ पर फौजदारी मामले थे। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि दीवानी मामलों के लिए कौन सी अदालत चलाई जाती है और कंटक शोधन मतलब फौजदारी मामलों के लिए कौन सी अदालत की व्यवस्था जिला स्तर पर की गई है, आप लोग बता सकते हो। ठीक है, ठीक, फिर अगर हम लोग मौर्यकाल का सामाजिक ढांचा देखें तो मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विरोधाभासी पॉइंट्स पाए गए हैं, जिसमें 7 वर्ग हैं, यानी कि मेगास्थनीज ने 7 वर्ग बताए हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें दार्शनिक, किसान, शिकारी, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सलाहकार। ठीक है, और दास प्रथा के बारे में क्या बताया, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास नहीं थे। ठीक है, जबकि कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का वर्णन करते हैं अपनी अर्थशास्त्र में। कारण क्या था कि भारत में दासों की स्थिति यूनान जैसे दयनीय स्थिति नहीं थी, इसलिए मेगास्थनीज को यहाँ के व्यक्ति दास लगे ही नहीं। ठीक, दास व्यवस्था तो भारत में थी, लेकिन यहाँ पर दास को भी इंसान माना जाता था, तो इंसान की तरह बिहेव किया जाता था। दास को दास समझ के बिहेव नहीं किया जाता था, इंसान समझ के बिहेव किया जाता था। इस वजह से मेगास्थनीज जो कि एक बाहरी देश से आया था, वो भारत की स्थिति में भारत के जो सबसे परेशान वर्ग था, दास था, ठीक, उसको भी दास देखकर नहीं जान पाया। आप सोचो कि दास की स्थिति उस टाइम पर कितनी अच्छी हुई होगी। ठीक, क्योंकि वो एक दूसरे देश से आया आदमी दास को दास नहीं पहचान पाया। ठीक है, तो ये थी हमारे भारत की विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग शब्दावली कुछ देख लेते हैं मौर्यकाल से। तो विष्टि, अब ये सारी शब्दावली आप लोगों को याद करना आप लोगों के लिए जिम्मेदारी है। ठीक, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और सबसे क्वेश्चन आया है। विष्टि क्या है, बेकार या जबरन श्रम के लिए था। ठीक है, और विष्टि राज्य इसे एक कर यानी कि टैक्स की तरह मान्यता देता था। उसके बाद प्रणय आपातकालीन कर था,
फिर हिरण्य नगद में दिया जाने वाला करता। फिर विविध, ठीक, चरवाहों को दिए जाने वाले करते। विस्ती, प्रणय, हिरण्य और विविध, आप ये चार के चारों टैक्सेस को याद रखोगे, ठीक, और कब दिए जाते थे ये भी याद रखोगे। ये चार के चारों क्या है, अब अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पूछ जाए, यूपीएससी का ट्रेंड तो यही है, विस्ती, प्रणय, हिरण्य, विविध, बताइए इन चारों, ये चारों क्या है, किसकी प्रकृति है। कर लिख देगा, भूमि लिख देगा, ठीक है, या फिर कोई मंत्री या राजा लिख देगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले तो ये क्वेश्चन पहचाना होगा, ट्रेंड पहला ये सेट हो गया। दूसरा, आप लोगों के लिए मिलान के लिए लिख देगा, कर एक तरफ लिखेगा और दूसरी तरफ ये किससे संबंधित है, ठीक। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग टॉपिक को देखकर दिमाग में क्वेश्चन बनाना सीख रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे, कि क्वेश्चन इससे कैसे बन सकता है, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, मतलब आप लोग कुछ भी पढ़ो, ठीक है, उससे उस लाइन का यूज़ समझो, इम्पोर्टेंट समझो कि ये पॉइंट, ये टॉपिक, ये लाइन, इससे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे। मैं चाहूँ तो आप लोगों को पढ़ा दूँ, ठीक, ऐसे ही पढ़ा के चली जाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों को चीज़ों को समझाना चाहती हूँ, इसीलिए हम हर एक चैप्टर के बाद पीवाईक्यू भी लेकर आते हैं कि आप लोगों को मैं बताती जाऊँ, सुनते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। तो इसीलिए बस मेरी यही कोशिश रहती है, ठीक है। उसके बाद कला की बारीकियाँ अगर हम लोग मौर्य काल की देखें तो चुनार यानी कि सैंडस्टोन का उस टाइम यूज़ किया जाता था मूर्ति कलाओं के लिए और महलों के निर्माणों के लिए। इसमें मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर मिर्ज़ापुर के चुनार से आते थे, ठीक है, और पॉलिश टेक्निक का यूज़ किया जाता था। अशोक के स्तंभों पर एक ऐसी शीशे जैसी चमक है जो आज के 23 साल बाद भी बरकरार है, ठीक है। और मौर्य इंजीनियरिंग का शिखर ये वो था, ठीक है। अशोक के पुत्र और पुत्री की अगर हम लोग बात करें तो महेंद्र और संघमित्रा, जो कि श्रीलंका में उनको भेजा गया था, किस लिए, महावंश और दीपवंश ग्रंथों के अनुसार, ठीक, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अगर मौर्य वंश के पतन के कारण देखें तो सिर्फ अशोक की शांतिवादी नीति ही कारण नहीं थी। अब आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग दिया था, ठीक है। तो उसके बाद शांति को धारण कर लिया था। लेकिन अब उनके मौर्य, बहुत लोग बोलते हैं कि पतन का कारण यही था क्योंकि इतना वो शांत हो गए थे तो प्रजा जो है अब थोड़ा राजा के विषय में इतना चिंतित नहीं होती थी, ठीक। पहले लोग डरते थे पर ये ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब देखिए वित्तीय संकट भी था। अंतिम दौर में भारी सेना और नौकरशाही के कारण खजाना खाली हो गया था, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, ठीक है, फिर ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया देखें तो पुष्यमुत्र शुंग जो सेनापति था उसके द्वारा अंतिम मौर्य राजा वृद्धरथ की हत्या भी की गई थी, ठीक है। तो एक के बाद एक वंश आते गए और एक उनके वंश के लिए कोई ना कोई तो रीज़न बना ही है अंत करने का, ठीक है। फिर अब ये अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं, ठीक, जिनको अब हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। लेक्चर्स काफ़ी बड़ा हो गया है तो अब इसको मैं नेक्स्ट डे क्लियर करूँगी, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है जितने भी नए बच्चे हो, ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी और भविष्य में दोनों टाइम पर आप लोगों को इस चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। ये मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जितने लोग देख रहे हो उतने लोग लाइक कर दीजिए, ठीक, जिससे वीडियो को पुश मिले, क्योंकि ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप सभी लोग जाइए पढ़िए, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, ठीक। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग ध्यान भी रखना अपना, ठीक है, और बेसिकली स्वास्थ्य का, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।